हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बारी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लंगा। आज 13 दिसंबर का जो दिन है वो मजमूई तौर पीटीआई के लिए कोई अच्छा दिन नहीं रहा। और जिस तरह की खबरें आज डेवलप होती रहीं अदालती महाजों से, उनमें उनके लिए बड़ा जो था वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी था, एक तरह से आप कह लें। और जो डिसीशंस आए हैं उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि जो आने वाले दिन हैं वो पीटीआई और उनके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक सरबराह के लिए और उनके साथियों के लिए कोई अच्छे दिन नहीं लग रहे। एक तो फ़ौजी अदालतों वाला जो केस था दोबारा अपील में, जिसको गुज़िश्ता जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अदालत ने गैरकानूनी करार दिया था। और डिसीशन जो आया था यूनानिमिटी, आपने देखा कि यूनानिमिटी में वो एक डिसीशन था जिसमें ये जो फ़ौजी अदालतें हैं उनको मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया था कि किसी भी सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में केस नहीं चल सकता और उनका ट्रायल जो है वो सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। तो अब जब उनकी जो अपील डाली गई थी दोबारा से हुकूमत की तरफ से, और अटार्नी जनरल पेश हुए और बाद में एजाज़ हसन और जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो इसमें पटिशनर भी थे और आर्गूमेंट भी दे रहे थे शुरू से, और उनका मौक़िफ़ था कि ये फ़ौजी अदालतें नहीं बननी चाहिए। तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुन रही थी, जिसका आज जो है वो हतमी फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन कोर्ट ने एक तरह समझे कि इसको स्टे कर दिया है उनको जो गैरकानूनी अदालतों को कहा गया था। और इस तरह जो प्रोवियन है फौजी मिलिट्री कोर्ट्स का 21D, जैसे उनको दोबारा से वैलिड करार दिया गया है। तो इस तरह अब दोबारा से वो फ़ौजी अदालतें समझे कि खुल गई हैं और 5-1 के जो मेजॉरिटी से फ़ैसला आया है वो फ़ौजी अदालतों के हक़ में आया है। यानी अब जो 9 में के ज़्यादातर ट्रायल हैं बशमूल इमरान खान के, वो फ़ौजी अदालतों में चल सकते हैं। और ये केस भी साथ में चलेगा जब तक इसका हतमी फ़ैसला नहीं आता और कोर्ट इसके जो दूसरे एस्पेक्ट है उसको फाइनली डिसाइड करके एक कंप्लीट इसके जो वर्डिक्ट है वो जारी नहीं करती, तब तक ये समझा जाएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स दोबारा से काम कर सकती हैं। तो ये बड़ा सख्त किस्म का कानून है, क्योंकि मिलिट्री जो कोर्ट्स में जिस तरह के केस ट्राई हो रहे हैं और 9 मई का जो जिस तरह के वाक़यात हैं, जिस तरह उनको टेररिज्म और जो अटैक ऑन द स्टेट इंस्टॉलेशंस और सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पर, तनसीबात पर हमला समझा जा रहा है, तो इसकी बड़ी संगीन सज़ाएं हो सकती। हालांकि सोसाइटी इस पर काफ़ी डिवाइडेड थी। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं सिविलियंस के, उनके मुतसादिम जो है उनका ट्रायल होगा और वहाँ जो है राइट टू प्रोसिक्यूशन या डिफेंस वो इतना मौसर तरीके से अमल में नहीं लाया जाता। और एक बंद कोर्ट्स होती है जहाँ एक्सेस बहुत कम होता है, तो वहाँ एक इतनी फ्रीडम नहीं है जितनी सिविलियन लॉज में मौजूद है कि जिस पर इल्ज़ाम है बंदा वो उनको डिफेंड कर पाए। लेकिन इसमें भी ये है कि अगर कोई मिलिट्री कोर्ट से सज़ा आ जाती है, सेंटेंस आ जाती है, तो आगे अपील का हक़ है, वो आगे जो है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं उनकी जो अपीलें हैं। तो एक तरह से जो मिलिट्री कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट ही है, जो डिसीजन किसी भी तरह चैलेंज किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ ये था कि ये आल टुगेदर जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बहुत सारी इंसानी तंजीमों ने भी कहा कि एक ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में और एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ जो ज़्यादातर केसेस हैं उनको उस टेररिज्म के ज़ुमरे में ना लिया जाए और उनको वो पॉलिटिकल रिएक्शन समझा जाए और उस ज़ुमरे में तो लाइटर तरीके से उनको डील किया जाए और सिविलियन कोर्ट्स में उनको ट्राई किया जाए और उनको अगर वो आते हैं उसमें इस जुर्म के मुर्तकिब होते हैं तो उनको सज़ाएं दी जाए। तो इस सारी डिवीजन वाली सूरत हाल में ये केस भी चल रहा था और अल्टीमेटली अब जो फ़ैसला आया है उससे दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स में सारे केसेस रीओपन हो जाएंगे। तो इसलिए जो मैसेज गया है वो पीटीआई के लिए कोई अच्छा नहीं गया। और जो दूसरी जो उनकी मुसीबतें हैं उनमें ये फ़ैसला एक समझे कि एडिंग वन मोर इंसल्ट टू इंजरी लाइक था कि वो तो और केसेस को फेस कर रहे थे और समझ रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, क्योंकि जो गुज़िश्ता कोर्ट थी वो इसे गैरकानूनी करार देकर गई थी, लेकिन मौजूदा कोर्ट में
ایک سمپل ڈیویژن کے ساتھ 5-1 کے ساتھ اس فیصلے کو دوبارہ سے بحال کیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو عمران خان اور ان پارٹی کے لیے آگے چل کر ایک بڑی مصیبت بن سکتی ہے، کیونکہ 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ان کیسز میں بک ہیں اور ان کے خلاف جو ہے ٹرائل چلنا ہے. اس کے بعد عمران خان پر خود بھی جو ہے ان کا ٹرائل چلنا ہے. کافی لوگ ایبسگانڈر ہیں اس سلسلے میں، اور وہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ آئیں گے اور الیکشن کے دنوں میں اپیئر ہوں گے، وہ اپنے حلقوں میں کینڈیڈیچر اپنے کے لیے وہ درخواستیں دیں گے، اور اس طرح سویلین کورٹ سے کوئی وہ ضمانتیں عبوری حاصل کر لیں گے اور الیکشن لڑیں گے اور بعد میں مقدمات چلتے رہیں گے. لیکن ملٹری کورٹس کا جو اسٹائل ہے اس میں نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ آئندہ آ سکیں. اور ساتھ میں یہ بھی خبریں ہیں کہ سرکار کی طرف سے وہ سارے لوگ جو چھپے ہوئے ہیں، وانٹیڈ ہیں پی ٹی آئی کے لیڈران، ان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا ایک ڈیسیشن زیر غور ہے. اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، کیونکہ بغیر شناختی کارڈ کے آپ کہیں بھی آ نہیں سکتے اور مجبوراً آپ کو پھر سرنڈر ہی کرنا پڑے گا بیفور اینی کورٹ آف لا. وہ ملٹری کورٹ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی سویلین کورٹس بھی ہو سکتی ہے. دوسری جو ڈیولپمنٹ آج کے دن ہوئی ہے وہ سائفر کیس میں ہے. عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اوپر چارج شیٹ جو ہے فرد جرم عائد کر دی گئی. گو کہ اس پر بھی بڑی ڈیویژن ہے. آج پورا دن اس پہ ڈیبیٹ چلی کہ فرد جرم عائد نہیں کی گئی. عمران خان کے جو وکلا ہیں پنسوٹا برادران وہ اپیئر ہوئے مختلف ٹی وی چینلز پر. انہوں نے کہا کہ اس طرح فرد جرم عائد نہیں ہوتی. کورٹ نے صرف پڑھ کے سنائی چارج شیٹ جو 3-4 میجر الزامات تھے سائفر والے کیس میں، تو ان پر فرد جرم نہیں عائد ہوئی، وہ آئندہ کسی سماعت میں ہوگی. تو یہ بڑا عجیب ڈسکشن تھا، کیونکہ جو ہم ایز اے لیمین بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے عام کورٹس ہیں، جب نیب کورٹ اور ادر کورٹس جب ہم رپورٹ کرتے ہیں تو فرد جرم ایسے پڑھ کے ہی سنایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی سگنیچر یا جس پر وہ فرد جرم عائد ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سگنیچر کرے تو سمجھا جائے کہ فرد جرم یا انڈائٹمنٹ ہو گئی. بہت سارے ملزمان ایسے ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کی وہ سگنیچر وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، لیکن جب عدالت پڑھ کے سناتی ہے فرد جرم تو سمجھا جاتا ہے کہ انڈائٹ ہو گئے. تو اس طرح باقی جو وکلا ہیں اور باقی جو اوپینین دینے والے ہیں لیگل فریٹرنیٹی میں، ان کا کہنا ہے کہ فرد جرم عائد ہو گیا ہے، اور جس طرح کا قانون ہے یہ ابھی ٹرائل جو ہے 4 ہفتوں میں کنکلوڈ ہوگا. اور یہ بڑا سنگین کیس ہے. اب دیکھتے ہیں ملٹری کورٹ سے جو کیسز نکلیں گے وہ کس طرح ہوں گی، کس طرح کے ڈیسیشن آتے ہیں. لیکن یہ جو کیس ہے سائفر کا، اس کی جو سزا کی نیچر ہے وہ بڑی سنگین ہے. اس میں میگزیمم جو ہے کیپٹل پنشمنٹ ہے، جس کو عام زبان میں سزائے موت کہتے ہیں، اور اس کے بعد عمر قید ہے جو 14 سال تک ہے. یہ تو کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ کس نیچر کا اور کتنا سنگین کرائم تھا، کیونکہ سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ چارج شیٹ کیا گیا ہے کہ اس ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے. اور وزیر خارجہ نے جو سائفر وزیر اعظم کو اس وقت کو دیا تھا وہ واپس وزارت فارن آفس میں واپس نہیں آیا جو کہ آنا تھا، اور اس طرح اس کی جو ہے خلاف ورزی ہوئی ہے. گو کہ دونوں جو ملزمان ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی، انہوں نے یہ الزامات ماننے اور اس کی صحت سے مکمل طور پر انکار کیا. لیکن ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور آئندہ جو بھی سماعت ہوگی وہ اس میں گواہان وٹنس دونوں طرف سے اور ڈیفینس کی طرف سے پراسیکیوشنز کی طرف سے لائے جائیں گے. لیکن جس طرح ڈیبیٹ ہوئی ہے کافی عرصے سے، میرے خیال میں ابھی 1 سال ہو رہا ہے سائفر کیس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے، بڑے پروگرام ہوئے ہیں دونوں طرفوں سے. جنہوں نے لہرایا وہ بھی کہتے رہے ہیں، اور جنہوں نے سمجھا کہ یہ وائلیشن ہے ریاست کی طرف سے، قانون دانوں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ یہ بڑا جو آڈیو لیکس ہیں اور جس طرح کا ڈیولپمنٹس ہے اس سے تو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ان چیزوں سے بچ پائیں گے. تو یہ بڑے سنگین کیسز ہیں پی ٹی آئی کے خلاف جو انفولڈ ہوئے ہیں، اور ساتھ میں جو ان کے جو دیگر لیڈران ہیں جس طرح وہ آہستہ آہستہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اوپر الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید اس مہینے کے آخر میں شیڈول بھی الیکشن کمیشن دے دے. تو پی ٹی آئی کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، کیونکہ ان کی جو ہائیسٹ لیڈرشپ ہے وہ سنگین کیسز میں
बुक हो जाएगी या 1 महीने के अंदर वो उनके खिलाफ कोई सेंटेंस आ जाएगी, और बाकी लीडरशिप जो है मिलिट्री कोर्ट्स में दोबारा केस चलने के डर से वो स्क्रीन पर भी नहीं आएंगे। तो इस तरह पीटीआई के लिए जो आइंदा इलेक्शन है उसकी कैंपेन करना और आज़ादाना तौर पर उसको चला पाना, और जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े करके एक बड़ी और कंप्रीहेंसिव मुकाबले की जो कहा जाता है जिसको कैंपेन और मुहिम, इलेक्शन मुहिम चलाना, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस पार्टी के लिए। और जिस तरह की डेवलपमेंट्स हैं उनको अगर मिल मिला के देखा जाए, इलेक्शन बड़ा अहम लैंडमार्क होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। गो के उसने अपने माजी के अदवार में गलती की हो, ब्लेंडर्स किए हों, लेकिन दोबारा से उनके रिवाइवल के लिए, रिसरफेसिंग के लिए और दोबारा पावर कॉरिडोर्स में जाने के लिए या पार्लियामेंट में आने के लिए, वाइस बनने के लिए उनका इलेक्शन में आना और वहाँ कंटेस्ट करना, फिर किसी न किसी तरह कोई स्पेस गैदर करना लाजमी होता है। लेकिन इन जो मौजूदा डेवलपमेंट है, सारी सूरत-हाल जिससे हमें नज़र आ रहा है कि पीटीआई के लिए बहुत सारी मुश्किलात बनने जा रही हैं। अब देखते हैं कि ये मुश्किलात जो पीटीआई की हैं वो किसके लिए फ़ायदा बनती हैं, क्योंकि पीटीआई अगर सही कैंपेन नहीं कर पाएगी और उनके लीडर उस तरह इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे तो जाहिर है उनका वोटर या सपोर्टर या तो मायूस हो जाएगा या रद्द-ए-अमल में उसका वोट किसी न किसी पार्टी के हिस्से में जाएगा। हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इम्कानी तौर पर पीटीआई का जो वोट है वो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी या इस तरह की पार्टीज़ जो अभी इस वक्त पीटीआई के लिए थोड़ा सॉफ्ट कार्नर रखती हैं उनके हिस्से में चला जाए, क्योंकि पीटीआई का जो वोटर है वो कल्ट की तरह एक्ट करता है और इस कल्ट में जो नवाज शरीफ साहब, फजल रहमान और बाकी जो दीगर पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ बड़ी बिटरनेस है। तो ये बिटरनेस उनके लिए सिंपैथी वोट में कन्वर्ट होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीटीआई एमक्यूएम और दीगर पार्टी से भी थोड़ा कुर्बत की जो खबरें चल रही हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने लंदन से एक इस तरह का मैसेज दिया है कि पीटीआई के साथ बात हो सकती है अगर पीटीआई एमक्यूएम को कराची में टिकट्स दे। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब पीटीआई एक मजबूत और ऑर्गेनाइज फॉर्म में इलेक्शन कंटेस्ट कर सके, फैसले कर सके और मैदान पर अलायंसेस और डील कर सके। तो ये जो डेवलपमेंट है इससे बहुत सारे सवाल जो हैं वो पीटीआई के पॉलिटिकल सर्वाइवल पर और उनकी लीडरशिप के जो मुस्तकबिल है उस पर उठते हैं। अब देखते हैं आइंदा दिनों में ये केसेस और सूरत-हाल किस तरफ करवट बदलती है। अब तक इतना ही। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट दें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।